आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे वो बड़ी खबरें जो अक्सर आपसे छुपाई जाती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सच कभी नहीं छुपाया जाता। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं खबरों के साथ। दोस्तों, संसद में संजय सिंह ने जो कहा वो मामूली बात नहीं थी। उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया। जीरो गिनते गिनते आदमी थक जाए, लेकिन जब देश का नौजवान नौकरी मांगता है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। सेना बजट मांगती है तो कटौती कर दी जाती है। माँ कहती है गैस सस्ती कर दो, महंगाई कम कर दो, दाल रोटी सस्ती कर दो, और हर बार जवाब वही होता है, पैसा नहीं है। तो सवाल उठता है कि फिर ये पैसा गया कहाँ? संजय सिंह का दावा है कि यही पैसा सरकार के करीबी दोस्तों और बड़े उद्योगपतियों तक पहुंचा। लेकिन संसद में इतना बड़ा सवाल उठने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं आया। अब आप खुद सोचिए, ये सिर्फ बयान है या देश की हकीकत का आईना? अगर गरीब के लिए पैसा नहीं है और अमीर के लिए सब माफ है, तो सवाल पूछना तो बनता ही है। दोस्तों, एक सभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि अगर वो रोज प्रधानमंत्री पर वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वो सामने आकर क्यों नहीं कहते कि ये आरोप झूठा है? क्यों नहीं कहते कि उन्होंने कोई वोट चोरी नहीं की? राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री इसलिए चुप हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सच्चाई क्या है, और यही वजह है कि जवाब नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने दावा किया कि हमने वोट चोरी को पकड़ लिया है। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है या फिर लोकतंत्र से जुड़ा कोई बड़ा सवाल? क्योंकि जब इतना गंभीर आरोप खुले मंच से लगाया जाता है और उसका सीधा खंडन नहीं होता, तो शक पैदा होना लाजमी है। मोदी जी सामने आकर ये क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि ये आरोप बेबुनियाद है? क्या चुप्पी अपने आप में एक जवाब होती है या फिर राजनीति की मजबूरी? अब फैसला आपको करना है। राहुल गांधी का आरोप सही है या गलत? लेकिन सवाल पूछना जरूरी है और जवाब आना भी उतना ही जरूरी है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में एक सीधा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हम किसी से कम हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, सबसे मेहनती हैं, सबसे काबिल हैं, फिर भी हम पीछे क्यों रह गए? केजरीवाल का कहना था कि गलती केजरीवाल के लिए लोगों की नहीं है, बल्कि उन पर भरोसा करने की है जिनके हाथ में सत्ता दी गई। उन्होंने सीधे तौर पर मौजूदा सत्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने इन पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, और उसी का नतीजा है कि देश 75 साल बाद भी पीछे छूटता जा रहा है। केजरीवाल ने अपने भाषण में यह भी कहा कि सत्ता में बैठे लोगों की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। किसी को अपने दोस्त प्यारे हैं, किसी को अपना परिवार, किसी को भ्रष्टाचार करना है और किसी को देश को लूटना है। ये उनके शब्द थे। उनका दावा था कि जैसे 75 साल पहले देश आजादी के लिए एकजुट हुआ था, वैसे ही आज फिर देश को आगे ले जाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल का इशारा आखिर किस पार्टी की तरफ था? उन्होंने किन पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया? ये राजनीतिक बयान है या जनता के गुस्से की आवाज? फैसला आप कीजिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगली खबर इससे भी बड़ी है जो सीधे सत्ता के गलियारों तक जाती है, इसीलिए जुड़े रहिए। दोस्तों, अभी अभी शंकराचार्य जी का एक नया बयान सामने आया है, और आप सबको याद होगा कि कुछ समय पहले इन्हें स्नान की अनुमति नहीं दी गई थी उसी पूरे मामले पर। अब शंकराचार्य जी ने सीधे सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि उनसे 24 घंटे के भीतर शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया और मेलों में प्रवेश पर रोक की बात तक कही गई, लेकिन उन्होंने तय समय में सारे प्रमाण दे दिए और 15 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार उन प्रमाणों को गलत साबित नहीं कर पाई। अब शंकराचार्य जी का कहना है कि अगर उनसे प्रमाण मांगे जा सकते हैं तो अब सरकार को भी अपने आचरण का प्रमाण देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए भी गौ माता की हत्या रुक नहीं पा रही है, और सिर्फ भाषणों और प्रतीकों से हिंदुत्व साबित नहीं होता। उनका साफ कहना है कि असली हिंदुत्व आचरण और गौ रक्षा से दिखता है। इसी आधार पर उन्होंने मौजूदा सरकार से मांग रखी है कि 40 दिनों के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए और उत्तर प्रदेश से हो रहे गौ मांस के निर्यात पर रोक लगाई जाए। ये उनके बयान और आरोप हैं। अब सवाल यह है कि सरकार इन मांगों पर क्या जवाब देती है, या फिर एक बार फिर चुप्पी ही देखने को मिलेगी। दोस्तों, संसद में महंगाई को लेकर राखी बिड़ला ने अपनी आवाज उठाई और अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद कहते हैं कि वो कभी चाय बेचते थे, लेकिन आज उसी चाय का स्वाद गरीब लोगों से छिन गया है। उनका कहना था कि चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे चीनी और दूध के दाम आसमान पे पहुंच चुके हैं और आम आदमी के लिए अब चाय पीना भी मुश्किल होता जा रहा है। राखी बिड़ला ने याद दिलाया कि 2014 में मोदी जी बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देकर सत्ता में आए थे, लेकिन सवाल यह है कि इतने साल बाद भी महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती क्यों दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो सरकार आम लोगों की सुविधाओं के लिए काम न करे, उसके सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये उनका बयान है और उनका सवाल है। अब देखना यह है कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। क्या वाकई महंगाई पर काबू पाया गया है या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सर्वे में देखा गया कि टीएमसी अभी भी मजबूत है।
2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 42 में से 29 सीटें जीती थी और ताजा सर्वे में अनुमान है कि अब टीएमसी 28 सीटों पर रह सकती है। भाजपा को हल्का फायदा मिल सकता है, उनकी सीटें 12 से बढ़कर 14 तक जा सकती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में भाजपा ने अपनी खोई जमीन कुछ हद तक वापस पाई है। टीएमसी को अगस्त के मॉर्टन सर्वे की तुलना में थोड़ा नुकसान हुआ है, उस समय उन्हें 31 सीटें मिलने का अनुमान था। सर्वे के हिसाब से मुकाबला अब भी कड़ा है और बाजी किसी के हाथ भी जा सकती है। अभी तक टीएमसी का प्रदर्शन बेहतर दिख रहा है, लेकिन भाजपा की पकड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अंतिम नतीजा तो चुनाव के दिन ही पता चलेगा, लेकिन सर्वे ने माहौल जरूर गर्म कर दिया है। अब सवाल यह है कि जनता का मूड क्या रहेगा और कौन बाजी मारेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, हिंदू नववर्ष के मौके पर 19 मार्च को अयोध्या पूरी तरह सजने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में आएंगी और लगभग 400 श्रमिकों को सम्मानित करेंगी। इस दिन करीब 400 साल पुरानी वाल्मीकि रामायण की प्रति राम मंदिर परिसर में प्रदर्शित की जाएगी। मंदिर ट्रस्ट ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और सुरक्षा को लेकर भारी इंतजाम किए जा रहे हैं। ड्रोन निगरानी, पुलिस तैनाती और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रहें। राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह कार्यक्रम चर्चा का विषय भी बन सकता है। 400 साल पुरानी रामायण और राष्ट्रपति का दौरा इसे एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक कार्यक्रम बनाता है। अब देखना है कि 19 मार्च को श्रद्धालुओं और जनता की प्रतिक्रिया कैसी होगी। साथ ही सुरक्षा और आयोजन का असर किस तरह दिखाई देगा, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि इस आयोजन का महत्व आप कैसे देखते हैं। दोस्तों, मूड ऑफ द नेशन 2026 सर्वे में जनता का रुख सामने आया है कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी करती है या नहीं। सर्वे में 47% लोगों ने कहा कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं होता, वहीं 41% ने माना कि हाँ, दुरुपयोग हो रहा है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर 40% लोगों का कहना है कि यह बड़ा मुद्दा है। 27% ने इसे कोई मायने नहीं रखने वाला बताया। देश में चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भरोसा घटकर 57% रह गया है, जबकि संदेह रखने वालों की संख्या बढ़ी है। वोटर लिस्ट से जुड़ी सर्व प्रक्रिया को लेकर जनता का रुख संतुलित है। 50% ने इसे निष्पक्ष और 38% ने पक्षपाती बताया। सर्वे के आंकड़े दिखाते हैं कि जनता किसी एक ध्रुव में नहीं बंटी, हर मुद्दे पर राय अलग अलग है। ये संकेत है कि चुनाव और संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना सरकार और विपक्ष दोनों के लिए चुनौती रहेगा। इतना तय है कि अगले चुनाव में जनता का मूड और एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर बहस तेज होगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि सीबीआई का इस्तेमाल और वोट चोरी का आरोप आपके हिसाब से कितना गंभीर है। दोस्तों, फास्टैग से गलत टोल कटने की खबर 2025 में सामने आई है। एनएचई रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से दिसंबर तक करीब 18 लाख लेन देन ऐसे हुए जिनमें वाहन टोल प्लाजा तक नहीं पहुंचे, फिर भी पैसा कट गया। गलत कटौती का मुख्य कारण मैनुअल नंबर एंट्री है। जब ऑटोमेटिक फास्टैग सिस्टम काम नहीं करता, कर्मचारी जब नंबर खुद दर्ज करते हैं तो कभी कभी दूसरे वाहन के फास्टैग से पैसे कट जाते हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि 17.6 लाख मामले रिफंड किए गए। ये कुल लेन देन का मात्र 0.03% है, लेकिन आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। अब सरकार मैनुअल एंट्री खत्म करने की तैयारी कर रही है ताकि गलत कटौती पर लगाम लगे। फास्टैग ने टोल प्लाजा पर समय कम कर औसत 12.2 मिनट से घटाकर 40 सेकंड किया है, लेकिन गलत कटौती की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि वाहन मालिक फास्टैग अलर्ट और बैंक ऐप चेक करें। अब सवाल यह है कि तकनीक के फायदे के बीच ये गलत कटौती कितनी गंभीर है और सरकार इसे जल्दी ठीक कर पाएगी या नहीं। दोस्तों, इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर भारत की भूमिका अब चर्चा का केंद्र बन गई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा दोस्ताना और संतुलित रुख अपनाता आया है। भारत दोनों पक्षों का मित्र है और शांति स्थापना में मध्यस्थता कर सकता है। देश ने हमेशा दो राज्य समाधान का समर्थन किया है ताकि फिलिस्तीन और इजरायल दोनों सुरक्षित रहें। जयशंकर ने जोर दिया कि आतंकवाद की निंदा और मानवीय कानून का पालन जरूरी है। भारत ने यूएन में कुछ प्रस्तावों पर वोट किया और कुछ पर एब्सटेन किया ताकि संतुलन बना रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का यह नीति संतुलन दोनों पक्षों के बीच पुल का काम कर सकता है। फिलिस्तीन की तरफ से भारत को शांति के लिए भरोसेमंद दोस्त कहा गया है। इसी बीच भारत ने गाजा में मानवीय सहायता भी भेजी है। अब सवाल ये है कि क्या भारत की यह सजग नीति क्षेत्रीय शांति को सुदृढ़ करेगी या वैश्विक दबाव में फंसेगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी, जिससे राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कोर्ट ने वही किया जो उन्होंने पहले कहा था। उन्होंने आलोचकों पर तंज कसते हुए कहा कि गाली देने वाले समझें कि नियम संविधान के तहत चलेंगे। दुबे ने लोगों से प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा बनाए रखने की अपील की। उनका कहना था कि सरकार और नियमों पर आलोचना होना स्वाभाविक है, लेकिन न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव नहीं बनाना चाहिए। विपक्ष ने बयान को आलोचनात्मक नजर से देखा और कहा कि यह न्यायपालिका को राजनीतिक रंग देने जैसा है। कुछ दलों ने फैसले का स्वागत किया तो कुछ ने कहा कि खुली चर्चा होनी चाहिए। जैसे
इस मुद्दे पर जनता और छात्रों के बीच बहस भी जारी है कि नियम उपयोगी हैं या भ्रम पैदा कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि सियासत और कानून के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस बयान और फैसले को कैसे देखते हैं। दोस्तों दोस्तों जहां बांग्लादेश ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से सुरक्षा का हवाला देकर साफ इनकार कर दिया था, अब वही बांग्लादेश अपनी शूटिंग टीम को बिना किसी झिझक भारत भेज रहा है। दिल्ली में होने वाली एशियन राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए टीम को हरी झंडी दे दी गई है। सरकार का तर्क है कि शूटिंग इंडोर इवेंट है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर भारत इतना ही असुरक्षित था तो खिलाड़ी और कोच को भेजने में डर क्यों नहीं लगा। क्या टी20 वर्ल्ड कप का मुद्दा सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीति से जुड़ा था, या फिर भारत को दबाव में लेने की नाकाम कोशिश अब खुद बेनकाब हो गई है।